हमारे माँ गुरु जी लोगों ने हमें बताया है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन का काम करें, जिससे हमारी जिंदगी आसान बने, जिससे हम अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकें, जिससे हम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। जैसा हम सब लोगों का एक ही टारगेट है, एक ही गोल है कि हम सब लोगों को इस बिजनेस में डायमंड बनना है, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तरक्की करनी है। तो हमें जो स्टेप जो लेने हैं, जो भी काम करना है, हमें उसी दिशा में करना है जहां से कि हमारी सक्सेस आसान बने, जिससे हमारी सफलता आसान बने। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आप ये चार चीजों के लिए एक एक स्टेप भी अगर आप ले लेते हैं, तो ये लॉकडाउन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले आप अपने शरीर के लिए कोई आप एक स्टेप लीजिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। अगर आपका शरीर फिट है तो ही आप कुछ कर सकते हैं। दमदार मीटिंग भी अगर आपको करनी है और शरीर अगर आपका फिट नहीं है तो मीटिंग भी दमदार नहीं होती है, आवाज नहीं निकलती लोगों के गले में से। तो शरीर को फिट रखना है, इसके लिए जानबूझ करके आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करें, बढ़िया अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, और जो भी हमारी कंपनी की तरफ से बढ़िया H2 टैबलेट वगैरह मिली है उनको खाएं। मतलब कुल मिलाकर के अपने शरीर को दमदार, फिट, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बना करके रखना है। माँ गुरु जी लोग बोलते हैं कि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस को भी फैलने से रोकना है और अपने शरीर को भी, अपने आप को भी फैलने से रोकना है। तो ये अदरक की तरह नहीं बढ़ना चाहिए, इसको फिट रखना है दमदारी के साथ। दूसरा, हम अपने माइंड के लिए, अपने मन के लिए, इस समय में अपन लोग, हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है। हम लोगों ने दिशा ट्रेनिंग सबने ऑलमोस्ट अटेंड करी है। सारे लोगों ने सुदर्शन क्रिया के बारे में जाना, आर्ट ऑफ लिविंग में गए हैं। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि जब हम अपने माइंड पावर को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा जो मन लगा के किसी काम को करना। वो लोग बोलते हुए हैं किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा, तो मन लगना या ना लगना, ये दोनों जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो हम बात करते हैं, ये एकदम से नहीं होता। इसके लिए लगातार हमें प्रयास करने की जरूरत होती है। धीरे धीरे करके अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर हमारा मन लगने लगेगा। तो आप मन को कैसे एकाग्र करना है, माँ गुरु जी लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, योग निद्रा करवाते हैं। आप बहुत सारी और भी चीजें यूट्यूब पे पढ़ी हैं, आप जिनके माध्यम से अपने मन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु जी ने पावर ऑफ माइंड की बहुत बढ़िया ऑडियो ट्रेनिंग भी बनाई है, आप उसको सुन सकते हैं। तो आप इसको आप अपने टारगेट के लिए इस्तेमाल करो, इसका जितना ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। तीसरा, अपनी बुद्धि का, बुद्धि परमात्मा ने सबको बराबर दे करके भेजी है। कोई भी संसार में ऐसा आदमी नहीं है जिसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी है। लेकिन कोई आदमी इसका उपयोग करता है, कोई आदमी उपयोग नहीं करता। जो आदमी इसका उपयोग करता है तो वो अपनी जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, वकील, जो बनना चाहता है बन जाता है। और जो प्रयोग नहीं करता वो जहां है वहीं रह जाता है। तो अपने सिस्टम में भी हमें रोजाना ऑडियो वीडियो मिल रही हैं, दमदार दमदार हम लोगों को कुछ न कुछ चीजें मिल रही हैं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि ये लोगों ने अगर इतना बड़ा इतिहास लिखा, किसी भी लीडर ने अगर इतना बड़ा काम करके दिखाया है, तो थोड़ा बुद्धि लगाओ कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ, और अपनी बुद्धि को तेज करो। अगर बुद्धि अगर हमारी तीव्र रहेगी तो हमारे किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। तो अच्छी अच्छी वीडियो सुन के, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, ऑडियो सुन के आप अपनी बुद्धि को बढ़िया दमदार बना सकते हैं। चौथा जो हम इस लॉकडाउन में कर सकते हैं, अपने अहंकार को कम करने के लिए कोई स्टेप ले। ईगो अगर आदमी का बढ़ा रहता है तो ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, बढ़ा हुआ पेट और बढ़ी हुई ईगो आदमी को गले मिलने में दिक्कत करती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करके रखना है, पेट को भी कंट्रोल करके रखना है और ईगो को भी कंट्रोल करके रखना है। अलग अलग चीजों की ईगो आ जाती है, किसी को डिग्री की ईगो होती है, किसी को पोजीशन की ईगो होती है, किसी को पैसे की ईगो होती है, किसी भी चीज की ईगो, किसी को रंग रूप की ईगो आ जाती है। किसी भी मायने में अगर आपके अंदर ईगो है तो सफलता नहीं आ सकती। विनम्रता और अहंकार दो चीज होती हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जहां विनम्रता होती है वहां अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार होता है वहां विनम्रता आ ही नहीं सकती। तो हमें विनम्र रहना है, पोलाइट रहना है, तभी हम लोग इस बिजनेस के अंदर सफल और कामयाब हो सकते हैं। तो अब आपको निर्णय लेना है आप क्या करने वाले हैं। पराठे की प्रैक्टिस करने वाले हो, डोसा बनाना सीखोगे, नींद पूरी करोगे, या आप अपने इन चारों चीजों में से किन्हीं चीजों के लिए एक एक स्टेप लेकर के इस लॉकडाउन को अपने लिए एक वरदान साबित करोगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना है। आप चाहें तो इस लॉकडाउन में अपनी सफलता के लिए एक बढ़िया परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी सफलता में चार चांद लगे। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, जो सिस्टम का पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं और इन कामों को अगर हम लोग करने लग जाएंगे तो इस बिजनेस में हम लोग सफल हो जाएंगे।
मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, सफलता के लिए तो सबसे पहली जो चीज है, हमारे अंदर एक जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज हमारा नजरिया, तीसरी चीज योजना, चौथी चीज है एक्शन, पांचवी चीज पेशेंस है, और छठवीं चीज है व्यवहार। तो जब आप जीरो से शुरू करते हैं बिजनेस को, और वहां से लेकर के जहां तक भी आप जाने वाले हैं, डायमंड या वटेवर, जहां भी आप आगे लेवल तक जाने वाले हैं, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को करना होता है, इनको व्यवहार में लाना होता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी चर्चा इन सब चीजों के बारे में करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इच्छा के बारे में। आप अपनी जिंदगी में जहां कहीं पर भी हो, आप वहां से जब तक आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अपर क्लास लोग भी रहते हैं, मीडियम क्लास लोग भी रहते हैं, लोअर क्लास लोग भी रहते हैं। आप कौन से क्लास में आते हो और आपको कौन से क्लास में रहना है, उस क्लास को बदलने की जब तक आपके अंदर से इच्छा नहीं आएगी, तब तक आपसे कोई उस क्लास को बदलवा नहीं सकता। आपकी इच्छा नहीं होगी कि मुझे अपनी गाड़ी को बदलना है, आपकी इच्छा नहीं होगी आपको अपने घर को बदलना है, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आपको एक बढ़िया लाइफस्टाइल जीनी है, अपने परिवार को कुछ अच्छा देना है, आपका पड़ोसी आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर से ये सब कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए कि यस, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, मुझे ये सब कुछ चाहिए। आपको हम यहाँ सिर्फ सफलता को दिखा सकते हैं, लेकिन सफलता आपको मिलेगी तभी जब आपके अंदर से इच्छा होगी। कंपनी तो BMW भी देती है, ऑडी भी देती है, मर्सिडीज, जगुआर, सब कुछ देती है, लेकिन आपकी इच्छा है या नहीं है, ये आपको सोचना है। संसार में सारी सफलता के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये हमारे अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर से सफलता की भूख होनी चाहिए। जब हमारे अंदर से भूख होगी तभी हम इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। बोला जाता है घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, लेकिन उसे पिला नहीं सकते जब तक कि उसके अंदर से प्यास ना हो। तो आपको सफलता के लिए चाहत होनी चाहिए, आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अब तक जितने भी बदलाव इस दुनिया में हुए हैं, किसी न किसी की इच्छा रही होगी, तभी बदलाव आए। किसी न किसी की इच्छा रही होगी, चलो जी कपड़े बनाते हैं, कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं, जहाज बनाते हैं। इच्छा के दम पे ये सारे काम हुए। आपकी इच्छा होगी तभी आप डायमंड बनोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो कोई और के कहने से, किसी और के करने से आपको कैपिंग नहीं आने वाली, किसी और के करने से आपकी BMW नहीं आने वाली। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए। दूसरी जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया। हम लोगों को बढ़िया दमदार प्लेटफॉर्म मिल जाता है। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद हम उसके लिए एटीट्यूड किस तरीके का रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज मैं अगर बात करूं, इंसान अपनी जिंदगी में परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी दुखी होता है। एक उससे भी खतरनाक पोजीशन में कोई व्यक्ति हो सकता है, उससे भी ज्यादा मतलब कहेंगे खराब परिस्थिति में एक आदमी होगा, वो फिर भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखता है। और कई लोगों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी होती है, फिर भी वो नेगेटिव सोचते हैं। आपने देखा होगा कई लोग सब कुछ होते हुए, गाड़ी बंगला, अच्छी इनकम, अच्छी रेपुटेशन, फिर भी लेकिन जिंदगी को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन कई लोग हैं, आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, वो बैरिंग की गाड़ी बना करके घूमते रहते हैं, भीख मांग रहे हैं, घर भी नहीं है उनके पास, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जिंदगी को लेकर के वो पॉजिटिव है। आप उनको बोलोगे भाई मैं तेरे को ट्रेन के आगे लिटा देता हूँ, तो मना करेगा वो आपको। अगर आप जबरदस्ती भी लिटा देंगे, कूद कांद के निकल आएगा वो वहां से, मर नहीं सकता। हालात कैसे भी है, लेकिन उसकी जिंदगी को जीने को लेकर के जो उसका नजरिया है वो पॉजिटिव है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, कई लोगों को सब सुख सुविधाएं दी जाती हैं, बढ़िया अपलाइन मिली है, बढ़िया टीम मिली है, टूल्स मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, हर अपलाइन उसके लिए हाजिर है, फिर भी रोना लगाए रखते हैं, टे 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 टे, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। पता नहीं साला क्या मतलब आदमी की सोच होती है। कई लोग ऐसे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, महागुरु जी मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, महागुरु जी इस मीटिंग का पार्ट है। महागुरु जी का ऑरा, महागुरु जी का चेहरा दिख जाना एक बड़ी बात होती है। हजारों लाखों लोग इस बात करूंगा, मैं कहूंगा करोड़ों लोगों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी कंपनियों के लोग भी महागुरु जी से प्रेरणा लेते हैं। कभी फिजिकली मिले नहीं होंगे, कभी दूर से भी मतलब देखा होगा, तो 500 मीटर दूर से देखा होगा, हाथ नहीं मिलाया कभी उन्होंने। एटीट्यूड इतना दमदार है उनका कि फोटो वीडियो देख के ही वो मोटिवेट हो जाते हैं और उसी से प्रेरणा ले लेते हैं, उनका एटीट्यूड इतना अच्छा। तो हम अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हमारा नजरिया जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको हमें समझने की जरूरत है। स्थिति परिस्थिति सब एक जैसी होती है। आदमी जो है कि जैसे एक कोई एक्ट है, वो एक्ट है, वो होना है, वो हो गया।
लेकिन जो रिएक्ट जो होता है वो हमारे नजरिए के हिसाब से होता है कि आपका एटीट्यूड किस तरीके का है। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस बंदे को नेगेटिव रहना है वो हर हाल में नेगेटिव ही सोचता रहता है। जैसे दो जुड़वा बच्चों के बारे में मैं बात करता हूँ, एक बच्चा हमेशा दुखी रहता था, हमेशा कंप्लेंट करता रहता था, और एक बच्चा हमेशा हैप्पी रहता था, हमेशा ग्रेटफुल रहता था। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि भाई चलो इनके लिए कुछ स्थिति को बदल के देखते हैं, सिचुएशन बदल के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कमरा लिया, उसके अंदर बहुत सारे खिलौने भर दिए, और जो दुखी रहता था उस बच्चे को उस कमरे में छोड़ दिया। दूसरा कमरा लिया, उसके अंदर ढेर सारे उन्होंने घोड़े की लीद भर दी, और उसके अंदर उस बच्चे को छोड़ दिया जो हमेशा खुश रहता था। और शाम को आकर के उन बच्चों से मिले, तो पहले उस बच्चे के पास में गए जो हमेशा दुखी रहता था, आज उसको बहुत सारे खिलौने दिए, सोचा आज तो बहुत खुश होगा वो, लेकिन जाके देखते हैं वो बैठ के रो रहा है। तो उसको पूछा, बोला क्या हुआ, तुम्हें खिलौने पसंद नहीं आए? तो वो लेकिन फिर उसको बोला रो क्यों रहे हो? बोला रो इसलिए रहा हूं कि अगर मैं इन खिलौनों से खेलूंगा तो कोई खिलौना इनमें टूट सकता है, टूट जाएगा तो मेरे चुभ जाएगा, चुभ जाएगा तो मेरे खून निकलेगा, खून निकलेगा तो मेरे डॉक्टर सुई लगाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। उसने अपना दुखी रहने का कारण ढूंढ लिया। अभी दूसरे बच्चे के पास गए जिसको घोड़े की लीद वाले कमरे में बंद किया था, और वहां पे देखते वो बंदा एकदम बढ़िया मस्त डांस कर रहा है, नाच रहा है, आज फट्टे चॉकलेट दे बल्ले बल्ले, एकदम मस्त। उसको पूछा भाई इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तो बोला एक्साइटेड होने की तो बात है, इतनी सारी घोड़े की लीद है तो यहाँ नजदीक में कहीं अस्तबल होगा, और मुझे उस अस्तबल में आपके साथ घूमने के लिए चलना है, मुझे उन घोड़ों के साथ में खेलना है जहां से आप ये लेकर के आए हैं। और उसने अपना खुश होने का कारण ढूंढ लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति में कुछ भी नहीं रखा, जो भी है हमारे नजरिए में रखा है। एक आदमी के पास पैसा नहीं है, वो इसीलिए काम नहीं करना चाह रहा, और एक बंदा सोचता है पैसा नहीं है इसी के लिए तो काम करना है। एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे को सम्मान नहीं मिला, मैं काम नहीं करूंगा, और एक बोलता है कि साला जब तक मेरे नाम के टैग नहीं लगने लग जाएंगे मैं तब तक काम करूंगा। एक बंदे को अगर एक फूल माला में अगर 2 फूल कम रह गए, छोटी मिल गई माला, बुक्के थोड़ा छोटा रह गया, इसी बात पे नेगेटिव हो जाएगा, साहब मेरी तो माला छोटी रह गई। लेकिन दूसरा बंदा सोचता है कि जिस दिन मुझे 51 किलो की माला नहीं मिल जाएगी तब तक इस बिजनेस को धुआंधार तरीके से मैं करने वाला हूं। एक बंदा सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, और दूसरा बोलता है साला मेरे पास टाइम नहीं है इसी के लिए तो मुझे करना है, टाइम होता तो फिर काम करने की क्या जरूरत थी। तो सबसे बड़ी बात यही है, आप परिस्थिति में एक आदमी नेगेटिव सोच रहा है, दूसरा उसी का पॉजिटिव पहलू भी होता है। आप कैसे सोचने वाले हो ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर नजरिया हो तो कैसा हो, नजरिया हो तो हनुमान जी का जैसा होना चाहिए। हनुमान जी का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, इतने दमदार आदमी। दो कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एक अर्जुन और दूसरे हनुमान जी, जितने करीब हनुमान जी भगवान श्री राम के रहते थे उतने ही करीब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रहते थे। लेकिन आपने अर्जुन का कोई भी मंदिर नहीं देखा होगा, हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। अर्जुन का मंदिर ना होने की अगर कारण है तो वो ये है कि अर्जुन को हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक चाहिए। वो इतना ईगो में भरा हुआ रहता था, वो बिना लॉजिक के मानता नहीं था। वो भगवान से भी मिला, भगवान श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन से मिले उस समय बिल्कुल पूरी फॉर्म में थे, कंस को मार चुके थे, जरासंध को मार चुके थे, और एकदम पूरे यूपी में तो उनका डंका बोल रहा था, मथुरा वृंदावन सब उन्होंने नाप रखा था, पूरी सेना वेना सब दमदार थी। फिर भी लेकिन उसको समझाना पड़ता था, फिर भी लॉजिक देने पड़ते थे। और हनुमान जी को अगर आप देखेंगे, हनुमान जी जब भगवान श्री राम से मिले, न उन पर सेना थी, न उन पर रथ था, न उनके पास में राजपाट था, वन में भटक रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, फिर भी लेकिन उन्होंने पहचान लिया ये प्रभु है, ये भगवान है, और उन्होंने उनकी भक्ति करी। तो आदमी, एक परख होती है, एटीट्यूड के कारण व्यक्ति को समझ में आ जाती है, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे, यही वजह है कि आज भगवान श्री राम से भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। तो उन्होंने हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन किया, कभी भी लॉजिक नहीं लगाया कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, मुझे ही क्यों करना है। अगर आप इस बिजनेस में सफल और कामयाब होना चाहते हैं, जिस दिन आपने अपना नजरिया हनुमान जी की तरह कर लिया, बस जो आज्ञा प्रभु वाला अगर आपका एटीट्यूड आ गया, उस दिन के बाद आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। आपका नजरिया पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मैं कहूंगा आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तीसरी पॉइंट है हमारी प्लानिंग।
बोला जाता है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आप विफल रहने की योजना बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं बिना प्लानिंग के कुछ तो कर ही लूंगा। बिना प्लानिंग के आप फेल हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। आपने मान लो कोई खेत तैयार किया, जोत के तैयार किया, आप अगर उसके अंदर कोई फसल नहीं बोएंगे तो अपने आप कुछ नहीं उगने वाला, खरपतवार उग सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना आपके बोए और उसके अंदर गेहूं उग जाए या कुछ और उग जाए, आपको जानबूझ करके करना होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सोचते हैं कि मेरे पास जब बड़ी टीम होगी तब मैं प्लानिंग करूंगा। लेकिन हमने देखा शुरू से महागुरु जी लोगों को देखा, 5 की टीम हो, 10 की टीम हो, लीडर कितने भी हो, लेकिन उन्हीं को लेकर के प्लानिंग बनाई। चाहे साइबर कैफे में बैठ के बात करी हो, चाहे कभी पार्क में बैठ के बात करी हो, चाहे कभी किसी के ट्यूशन रूम में बैठ करके बात करी हो, प्लानिंग बनाई, दमदार प्लानिंग बनाई। जितने हैं उतने के लिए प्लानिंग करें, फिर जब आगे ज्यादा आएंगे तो ज्यादा के लिए प्लानिंग करेंगे। कई लोग ज्यादा का इंतजार करते हैं, मेरे पास जब एकदम से 10,000 की टीम हो जाएगी तब मैं प्लानिंग करूंगा। तब तुम क्या प्लानिंग करोगे जब टीम ही तुम्हारी प्लानिंग कर लेगी? तो आपको एक परफेक्ट प्लानिंग बना करके रखना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ प्लानिंग में वैसे बेसिकली हर व्यक्ति को इंडिविजुअली, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि 2 चीज की प्लानिंग तो हर नए से नए व्यक्ति को करनी चाहिए। सबसे पहली चीज इस बिजनेस को बिल्ड करने की वजह, वो प्लानिंग करो आप जिस वजह से इस बिजनेस में आए। वो 1 वजह भी हो सकती है, 2 वजह भी हो सकती है, 10 वजह भी हो सकती है, और सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है। महागुरु जी माधव सर की अपनी वजह अलग है, महागुरु जी सत्यप्रकाश सर की वजह अलग है, राजकुमार सर की अलग है, महेश जी की अलग है, मेरी अलग है। किसी का किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपकी अपनी व्यक्तिगत वजह कुछ और हो सकती है। तो आप अपनी व्यक्तिगत वजह ढूंढो। एक वजह भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपके पास वो वजह होनी चाहिए। कई लोगों के पास कोई वजह नहीं होती और बिजनेस से वो कभी भी चले जाते हैं। और वजह जितनी दमदार होगी उतनी बड़ी समस्याएं आप इस बिजनेस में झेलने के लिए, मुसीबतों का सामना करने के लिए आप रेडी रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप एक बढ़िया अपने गोल सेटिंग करें, अपने भविष्य की प्लानिंग करें। सेकंड में बोलूंगा लिस्ट। इस बिजनेस में 90% लोग टैलेंट की कमी की वजह से नाकामयाब नहीं होते, बल्कि लिस्ट ना बनाने की वजह से नाकामयाब होते। छोटा सा काम है बट लेकिन इसमें सफलता का सीक्रेट छुपा हुआ है। आज अगर काम हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले चाहे मैं डबल क्राउन एम्बेसडर हूं, मेरी चाहे कितनी भी बड़ी टीम है, काम तो लिस्ट पे ही हो रहा है। मैं नहीं बना रहा हूं या मेरी टीम बना रही है, लेकिन काम लिस्ट पे ही हो रहा है। आपको लगातार, ये बेसिक चीज है, जितनी बढ़िया लिस्ट और जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतना बड़ा काम आपके साथ में होने वाला है। तो आप लगातार इसके लिए प्रयास कीजिए, आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहिए। जितने ज्यादा आप लिस्ट पे काम करेंगे उतना बड़ा काम आपके साथ। चौथा मैं बात करूंगा, जो स्टेप है हमारा, वो है कार्य, एक्शन। कई लोग कार्य की जब बात करते हैं तो उसके शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको काम तो करना ही होगा। अगर आप, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कई लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार उनको ऐसे लालच मिल जाते हैं, कोई आएगा आपको बोलेगा भाई 1 लाख वाली कंपनी में आ जाओ, ये बोनस वाली कंपनी में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। फिर उसमें फंसने के बाद में वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। एक व्यक्ति दिल्ली में गया और एक रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा था, खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। ऑफर बहुत तगड़ा था, अंदर घुस गया और जाकर के मेनू कार्ड में जो जो लिखा था सब ऑर्डर कर दिया, और सब ले आओ, सब में से एक एक, और पूरा दमदारी के साथ में उसने खाना खाया और फिर निकलने लगा रेस्टोरेंट से। तो जैसे रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसने, मैनेजर ने उसको बिल पकड़ा दिया। तो उसने बोला ये बिल किस बात का, आपने तो अपनी दुकान के बाहर लिखा है खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। बोला हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे लिखा है। तो फिर बोला बिल क्यों दे रहे हैं? तो उसने बोला साहब ये बिल आपका नहीं है, आपके दादाजी यहाँ पे आए थे, ये उनका बिल है, आपका बिल तो आपके पोते से ले लेंगे। अब दादाजी तो इस दुनिया में है नहीं, उनसे कौन पूछेगा कि वो यहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे। फंस गया। इससे अच्छा रहता कि वो अपना खुद का बिल दे देता। तो ऐसा होता है लोगों के साथ में, जो काम करने की नीयत नहीं रखते वो फंस जाते हैं। कई लोगों को बैठे की खाने की आदत पड़ जाती है। कोई अगर आपको ऐसा ऑफर भी दे तो आपको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक सोन चिड़िया थी, एक व्यक्ति वहां से कीड़े लेकर के जा रहा था। तो सोन चिड़िया ने उसको पूछा कि आप ये कीड़े कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं ये बाजार लेकर के जा रहा हूँ, सोन चिड़िया के पंख लेकर के आऊंगा। तो चिड़िया बोलती है मैं पंख आपको यहीं दे दूंगी और आप मुझे कीड़े दे दो।
तो उसने कीड़े दे दिए, उसको पंख मिल गए। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर आया, फिर से उसने ऑफर किया, फिर से उसने पंख दे दिए और कीड़े ले लिए। तो चिड़िया का कर्तव्य है कि वो अपने पंखों से उड़ के जाए, कीड़े ढूंढे और खाए। लेकिन चिड़िया अपने कर्तव्य को भूल गई और बैठ करके कीड़े खाने लगी और उसके बदले पंख दे रही थी। 2-4 दिन के अंदर अंदर उसके सारे पंख चले गए। अब चूंकि उसके पास पंख नहीं थे तो उसको कीड़े वाले ने भी कीड़े देने से मना कर दिया। चूंकि उसके पास पंख नहीं थे इसलिए वो उड़ने के भी काबिल नहीं रही और उसकी जान चली गई। तो परमात्मा ने आपके अंदर हुनर दिया है, काबिलियत दी है मेहनत करने की। आप कभी भी फोकट के चक्कर में ना रहें। आप हमेशा अपने परिश्रम पे भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें कि मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। तो संसार में हमेशा ध्यान रखिए, पशु पक्षियों को भी मेहनत करनी होती है और आपके लिए भी मैं यही कहूंगा, काम तो करना ही पड़ेगा। काम भी करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। 2 तरीके से काम किया जाता है, एक मजबूरी में होता है और एक खुशी के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक व्यक्ति गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है और एक व्यक्ति कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ तो दोनों ही रहे, जो गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है और जो कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ तो वो भी रहा है। लेकिन जो गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है वो खुशी से दौड़ रहा है और जो कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है वो खुशी से नहीं, मजबूरी में दौड़ रहा है। तो आप अपने आप से सवाल करो, आप जो भी काम कर रहे हो सेफ शॉप के अलावा, क्या वो काम आप खुशी से कर रहे हो? तो अगर खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी में कर रहे हो, तो वो काम करने की आदत डालो खुद को जिसमें आपको खुशी मिलती। मैं इस बिजनेस से पहले दूध डेयरी चलाता था, लीटर पौवा धोता था, तो उसमें मुझे आनंद थोड़ी आता था, मजबूरी में धो रहा था वो। जैसे ही मुझे सिस्टम मिला, काम करने का मौका मिला, मैंने वो किया जिसमें मुझे खुशी मिलती थी। प्लान दिखाने में, फॉलोअप करने में, ग्रुप मीटिंग करने में, ट्रेनिंग करने में, मैं खुशी वाला काम करने लगा। तो आपको इस बिजनेस में बेसिक जो काम हमें करने की जरूरत पड़ती है, सारे लोग भली बात जानते हैं, हमें लोगों को इनवाइट करना होता है। बड़ा सिंपल काम है, लोगों के लगातार अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट में तो जवाब मिलेंगे, या तो हाँ में जवाब मिलेगा या ना में जवाब मिलेगा। हाँ में जवाब मिलता है तो दमदारी के साथ जाकर के आप प्लान दिखाओ, और अगर ना में जवाब मिलता है तो दूसरा अपॉइंटमेंट ले लो। बात करते हैं प्लान की। प्लान का हमारा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि एक बार आपको जिंदगी में एक गाना याद करना है। सोनू निगम, हिमेश रेशमिया को अगर अपना कैरियर बनाना है तो हर बार एक नया गाना लेके आना पड़ता है, नई धुन लेके आनी पड़ती है। लेकिन सेफ शॉप के टाइगरों को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार एक गाना सीखना है। ये हमारी कंपनी है सेफ शॉप, सुरक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, A3/24, जनकपुरी, नई दिल्ली। ये वाला गाना याद कर लो, जिंदगी भर यही गाना सुनाते रहो और यही गाना सुना सुना के आपकी जगवार आ जाएगी। यही गाना सुना सुना के आपका बंगला बन जाएगा। यही गाना सुना सुना के आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। एक बार इस गाने को याद करना। और बात करते हैं प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप की। तो कई लोगों की स्टाइल रहती है, मैं एक बार प्लान दिखाने के बाद दोबारा किसी से नहीं बोलता, जैसे उनके सारे काम एक ही बार में हो जाते हैं। भैया कुछ चीजों के लिए दोबारा भी कोशिश करनी पड़ती है, तो जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप के लिए लोग बोलते हैं साहब फॉलोअप कब तक करना चाहिए। मेरा मानना है कि व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद जब तक फॉलोअप करना चाहिए जब तक व्यक्ति जुड़ न जाए, या नहीं तो वो व्यक्ति मर न जाए, तब तक फॉलोअप जारी रखो। हमारा जाता क्या है, जहां मिल जाए फॉलोअप करो। मैंने तो आज से 10 साल पहले भी अगर किसी को प्लान दिखाया था और अगर आज भी वो व्यक्ति मुझे मिल जाता, मेरा फॉलोअप शुरू हो जाता। आज भी मैं बोलता हूँ आजा, भगवत गीता आ गई है, अभी आजा, साइकिल लेके आजा, नोनी ले रहे नोनी। तो मेरा फॉलोअप तो अभी भी जारी रहता है और आपको भी यही अपनाना है, फॉलोअप दमदारी के साथ में जारी रखना। अगला पॉइंट है हमारा 100% यूजर बनिए। 100% उपभोक्ता कंपनी के जो प्रोडक्ट हमारी सेफ शॉप कंपनी बनाती है वो प्रोडक्ट हमें अपनी कंपनी का ही इस्तेमाल करना है। जब 100% यूजर की बात आती है तो सबसे पहले तो खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। और खुद को समझाने की अगर मैं बात करूं, अगर आपके सपने हैं, आप यहां से गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, आप चाहते हैं विदेश यात्रा, और प्रोडक्ट यूज करेंगे आप पतंजलि के, हिंदुस्तान लीवर के, तो जब आपको सपने सेफ शॉप से पूरे करने हैं तो प्रोडक्ट भी सेफ शॉप के यूज करने होंगे। आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 का है तो आप सेफ शॉप से 8,000 का सामान मंगा सकते हैं, 7,000 का मंगा सकते हैं, महीने का 6,000 मंगा सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, आजकल तो हर चीज हमारी कंपनी बना रही है, मच्छर के तेल से लेकर के हर चीज आज हमारी कंपनी के पास में आ गई है। आपको धुआंधार यूज करना चाहिए। दूसरा, हमें कन्विंस करना पड़ेगा अपने घर वालों को।
जैसे मैं कंपनी के प्रोडक्ट लेके आया, शैम्पू लेके आया, सबसे पहले हमारी धर्मपत्नी जी विरोध में आ गई। पता नहीं ये शैम्पू कैसा होगा, कहीं बाल तो नहीं खराब हो जाएंगे, और पता नहीं मैं नहीं यूज करूंगी ये वाला, मैं तो अपना वाला ही यूज करूंगी। तो मैंने मैडम को समझाया, मैडम इस वाले शैम्पू में से ज्वेलरी निकलती है, ज्वेलरी में ये वाले शैम्पू में से विदेश यात्रा निकलती है, ये वाले शैम्पू में से BMW निकलती है, अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं। तब मैडम को समझ में आ गया, बोला अच्छा, तब तो फिर आज के बाद यही वाला यूज होगा। मैडम खुशी खुशी उसी को यूज करती है। तो आपको अपने आप को और अपने घर वालों को कन्विंस करना है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। किसी को गिफ्ट भी करना है, 100-200 रुपए का भी गिफ्ट करना है, तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट गिफ्ट करो। साबुन ही दे दो, किसी को पेस्ट दे दो, सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट हमारे पास है, महंगे से महंगे हैं। आप अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट दूसरे लोगों को तोहफे में दीजिए। आपको एक्शन लेना है। हाँ तो लगातार आपको ये बेसिक जो हमारे काम है, इनको आपको प्यार करना है, लगातार इन कामों को करते रहने की आदत बनानी है। अगला हमारा स्टेप है पेशेंस, धैर्य। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, तो किसी को भी मालूम नहीं है आपकी डायमंड डेट क्या है। मेरे को भी मालूम नहीं है, आपके अपलाइन को भी मालूम नहीं है, स्वयं डायरेक्टर्स को भी मालूम नहीं है आपकी डायमंड डेट क्या है। ये आप ही को मालूम है। आपकी मेहनत तय करेगी आपकी डायमंड डेट क्या होगी। आपका परिश्रम तय करेगा कि आपकी डायमंड डेट क्या होगी। आप जब मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि वहां पे गए, बोला 5 मिनट में 10 मछली बाहर आ जाओ और मैं थोड़ा जल्दी में हूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हो सकता है वहां आधा घंटा इंतजार करना पड़े, 1 घंटा इंतजार करना पड़े। तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी होता है। मैं अगर अपने शुरुआत की बात करूं, तो मैंने बिजनेस को जब ज्वाइन किया, शुरू के 3.5-4 साल तक तो मुझे इस बिजनेस में कोई सफलता मिली नहीं। मैं अगर बात करूं, शुरू के 3.5-4 साल की मेरी इनकम 1 लाख रुपए की थी। फुल टाइम काम कर रहा था मैं बिजनेस में। अगर आप मेरी जगह होते तो हो सकता है बोलते छोड़ देना चाहिए था, छोड़ देता तो आज आपके सामने कहां से बैठा होता। तो मैंने धैर्य रखा। कई बार हम लोगों को कई चीजें हमारे हिसाब से नजर नहीं आती। आपको वेट करना चाहिए। समय, स्थिति बदलने में थोड़ा एक समय लगता है। आप नए जूते लेके आते हैं, कई बार वो नए जूते भी हमें काटने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है वो जूते फेंक देते हैं, हम पहनते रहते हैं उनको, और पहनने पहनने के बाद में वो हमारे पैर की शेप ले लेते हैं, फिर उन्हीं जूतों में हमें आनंद आने लगता है। सेम इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी आपको अभी शुरुआत में अनकंफर्ट लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, कुछ दिन बाद आप बिजनेस में फिट हो जाएंगे और आपको आनंद आने लगेगा। तो ये जरूरी है कि आप एक धैर्य रखें। हम सब लोग इस प्रकृति का हिस्सा हैं, कोई भी व्यक्ति प्रकृति से बाहर नहीं है। प्रकृति में हम जो बोते हैं हम वो काटते हैं, प्रकृति का नियम है, बट लेकिन एक समय पर काटते हैं। अगर हमने गेहूं बोया है तो ऐसा नहीं आज गेहूं बोया और 10 दिन बाद काट लेंगे। 90 दिन की टाइमिंग होती है, तो 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 60 दिन में भी काटने के लिए पहुंच गए, तो आपके हाथ में घास लगेगी, गेहूं नहीं मिलेंगे। तो आपको जिस चीज के लिए जितना समय चाहिए, उतना समय उस चीज को देना ही होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो पेशेंस जरूरी है। आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, आज तक जितने लोगों को आप सेलिब्रिटी के रूप में, सक्सेसफुल लोगों के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कोई टाइम फिक्स करके उस कैरियर को शुरू नहीं किया। कि साहब अगर मान लो कि आप अरिजीत सिंह को देखेंगे तो बोलेंगे कि साहब उन्होंने आए इंडस्ट्री में तो उन्होंने बोला 5 साल तक अगर एल्बम मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ और करूंगा। मैंने उनका डॉक्यूमेंट्री देखा तो कितने सारे जो लाइव सिंगिंग प्रोग्राम है, जिनमें से उनको रिजेक्ट किया गया, उनको निकाला गया। सारे गामा हो और पता नहीं कौन कौन से सारे प्रोग्रामों में से उनको रिजेक्ट किया गया। उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करी, मुझे सिंगिंग में कैरियर बनाना। और आप देखिए आज वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर है। बड़े बड़े लिरिक्स राइटर्स, बड़े बड़े म्यूजिक कंपनियां लाइन में खड़ी रहती हैं कि आज हमारे गाने को अरिजीत सिंह गा दे। अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं होता तो आज वो यहाँ नहीं होते। मोदी साहब को देखिए, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, पूरा जीवन। हम 2-4 साल की बात कर रहे हैं, 40-50 साल तक आदमी झंडे लेकर के खड़ा रहा, पोस्टर चिपकाता रहा, माइक लगाता रहा, और तब जाकर के उस व्यक्ति को रिवार्ड मिला, सीधा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। दूसरा रिवार्ड मिला तो सीधा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो जितना आप, अब कभी कई लोग सोचते हैं कि साहब मेरे को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, तो सपने भी तो छोटे नहीं है, इम्तिहान भी तो उसी के हिसाब से होगा जितने बड़े आपके सपने हैं। रिवार्ड आपको बड़ा चाहिए तो कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये बिजनेस डायमंड बनने का है, चपरासी बनने का धंधा नहीं है।
तो कीमत बड़ी चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। आप सेंसा वाली जिंदगी जी रहे हैं। आज आप हमारे किसी भी डायमंड को देखिए, किसी भी आप लीडर को देखिए, वो जहां रहता है अपने आजू बाजू में उसका नाम है। महेश जी को देखिए, अपनी कॉलोनी के सेठ हैं, वो पूरा एकदम जलवा है। तो जो भी लीडर है, आप किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, उन्होंने अपने आप में उन्होंने नाम रोशन किया है। तो कीमत भी उसी तरीके की आपको चुकानी होगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, जैसे एक बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। तो एक बीज अगर मिट्टी में नहीं दबेगा तो वो विशाल वृक्ष नहीं बन सकता, इसलिए आपको पेशेंस तो रखना ही है। छठवां स्टेप है हमारा रिलेशन, रिश्ते, हमारा व्यवहार। अगर मैं बात करता हूं रिलेशन की, तो रिलेशन हमारे अपलाइन के साथ, रिलेशन हमारे डाउनलाइन के साथ, रिलेशन हमारे कोलाइन के साथ, हर जगह हमारे रिश्ते दमदार होने चाहिए। अपलाइन के लिए हम हमेशा बोलते हैं, अपलाइन के लिए आप असेट बनो, लायबिलिटी नहीं। अपलाइन की नजरों में जब आपका नाम आए तो उसको संतोष होना चाहिए। अगर ये मेरा टाइगर वहां खड़ा है तो मैं यहां से संतुष्ट हूं कि वो है तो संभाल लेगा। ऐसा भाव अगर आपको लेकर के आपके अपलाइन के दिल में आता है तो समझ लो आपके रिश्ते आपके अपलाइन के साथ दमदार है। आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम आपको परिवार की तरह समझनी है। कई लोग होंगे जो आपसे टेढ़े चलेंगे, कई लोग होंगे जो आपसे नमस्कार नहीं करेंगे, कई लोग होंगे जो आपका फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके लिए आपको व्यवहार ऐसा करना है जैसे चार बच्चे होते हैं, कोई एक नटखट बच्चा भी होता है। आप उसको बोलोगे बेटा उदम नहीं करना, वो पक्का करेगा। आप बोलोगे बेटा ये सामान मत गिराना, वो 100% गिराएगा। फिर भी लेकिन उस बच्चे को हम घर से बाहर नहीं भेजते, बच्चे को भी घर में रखते हैं, उसको भी खाना कपड़ा सब कुछ देते हैं। ऐसे हमारी टीम में भी कुछ लोग होते हैं, वो नटखट होते हैं, प्यार सबसे बराबर करना है। बात करेंगे कोलाइन की, तो कोलाइन जो है हमारे बिजनेस में चचेरे भाई होते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे कजन है। तो उनके साथ में हेलो हाय एंड बाय बाय, कैसे हैं आप और सब ठीक है, बस इतना तक आप रखिए। हेलो हाय एंड बाय बाय का रिश्ता आपका होना चाहिए। मैं बात करूं रिश्तों की, तो आपको अलग अलग टाइप के लोग भर्ती होते हैं। हमारे ग्रेट डायरेक्टर साहब ने बताया, जब आप बिजनेस करेंगे तो चार तरह के लोग आपके बिजनेस में आएंगे। सच्चे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, कच्चे लोग भी आएंगे और टुच्चे लोग भी आएंगे, और हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। लोग सोचते हैं नहीं साहब मेरी टीम में तो अच्छे और सच्चे ही आने चाहिए, कच्चे नहीं आने चाहिए। कच्चे भी आएंगे, हम जैसे महागुरु जी की टीम में आए, हमें कुछ भी नहीं आता था, हम लोग एबीसीडी भी नहीं जानते थे बिजनेस की, कच्चे थे, महागुरु जी लोगों ने सिखा सिखा करके पक्के किया। कुछ टुच्चे भी आएंगे, आप बोलोगे कार्डिनल रूल नहीं तोड़ना, वो तोड़ेगा। आप बोलोगे डीडी नहीं खाना, वो खाएगा। आपको सबको साथ लेकर के चलना है, उसको भी समझाना है, उसके तरीके ढूंढने हैं। सही मायने में सेल्स जो हम करते हैं, सेल्स हमारा बिजनेस जो है प्रोडक्ट बेचने का नहीं होता, सेल्स जो है अपनी बात मनवाने का बिजनेस। तो बात मनवाना सिर्फ हमारा नए बंदे से हमारा काम नहीं है कि हम नए बंदे से बात मनवाएं, बात मनवाने का काम हमारी टीम से भी। तो वो तरीके ढूंढो, ये टुच्चा है तो इससे बात कैसे मनवानी है, समझाया सबको जा सकता है, समझाने का तरीका आपको ढूंढना होगा। दोस्तों फाइनली मैं एक ही बात कहूंगा, ये बिजनेस जिम्मेदारी लेकर के दमदारी से करने का है। जितने भी लीडर्स को आप जानते हैं जो आज इस बिजनेस में स्टार बने हुए हैं, चाहे वो विकास जी हो, परशुराम जी हो, सत्येंद्र सर हो, शैलेंद्र जी हो, वट एवर जो भी नाम आप मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं जो टॉप पर है, उनका नाम अगर आप जानते हैं तो उनमें आपको ये चार क्वालिटी जरूर मिलेंगी। और अगर आप अपने अंदर ये चार क्वालिटी ले आते तो आप भी आने वाले टाइम के बड़े लीडर होंगे। पहली क्वालिटी होनी चाहिए, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की, एकदम बड़ा जलवा खड़ा करना है। मैं देखता हूं सबके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों को मैं करीब से जानता हूं उनके बारे में जरूर बात कर सकता हूं। मैं अभी मीटिंग कर रहा था शैलेंद्र जी की टीम की, तो शैलेंद्र जी ने एक फोटो दिखाया कि जोधपुर में 2009 में उनके स्कूटर की फोटो थी, और शैलेंद्र जी ने की वो फोटो मैंने अपने फोन से खींची थी, और शैलेंद्र जी ने ये बोल के फोटो खिंचवाई थी, गुरुजी ये फोटो खींच लो, जब आने वाले टाइम में मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब आप ये फोटो दिखाना। तो उनका गोल्ड का लेवल था, उन्होंने तब से ही जिम्मेदारी ले ली कि मैं बड़ी टीम बनाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। विकास जी ने 4 जून 2010 को ही अपनी टीम की एक मीटिंग कराई थी महागुरु जी माधव सर से ग्रैंड होटल में, और टाइगर टीम बनाएंगे हम, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 टीम होगी, जलवा खड़ा करेंगे। तो जिन लीडर्स के अंदर ये भाव रहा बड़ी टीम बनाने का, आज वो लोग एज ए लीडर जाने जाते हैं। दूसरा है कि लोगों को सिखाने की, हम देखते हैं महागुरु जी ने कहां कहां जाकर के तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
आसाम, सब जगह जाकर के टीम बनाई और सब जगह के लोगों को जा जाकर के सिखाया। आप मामू जी बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, हमारे लीडर्स की वीडियो देखते होंगे, वो हिंदी में बात करते हैं, फिर कोई ट्रांसलेटर होता है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर करके लोगों को समझाता है। ऐसा नहीं है, हार नहीं मानी कि भैया हम लोगों को सिखाएंगे नहीं, उनको सिखाने की जिम्मेदारी ली, लोगों की समस्या सुलझाने की। आप काम करोगे समस्याएं आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आप एक बार में सारी समस्याएं खत्म कर दो। आप अब तक की समस्या खत्म कर दोगे फिर नई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आपको काम करते हुए समस्याएं तो आती रहेंगी, आपका काम एक ही है उनको सुलझाते रहे। आपको अपनी टीम के लिए एक बुलडोजर का काम करना है। बुलडोजर क्या करता है, सारे ब्लॉकेज हटाता रहता है और हाईवे तैयार कर देता है हमारे लिए। आप आओ अपनी फरारी दौड़ाओ दमदारी से। आपको अपनी टीम के लिए वो बुलडोजर बन के दिखाना है और लोगों को सफल बनाने की। अपने लेफ्ट राइट वाली आईडी को गोद ले लो, 2 आईडी गोद ले लो, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और आपका संकल्प होना चाहिए लेफ्ट वाली आईडी और राइट वाली आईडी पर डायमंड नहीं आया साला मेरी पूछों का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इसमें कैपिंग नहीं आई, मेरा नाम नहीं है, अगर मुझे लेफ्ट और राइट वाली आईडी पे कैपिंग ना ला के दिखाई। आप अगर ये जिम्मेदारी ले लेते तो आपकी कैपिंग तो कब की आ चुकी हो, आपके आईडी पे तो डायमंडशिप कब के हो चुके होंगे। आप सिर्फ खोल के देखना है, लेफ्ट राइट वाली आईडी को खोल के देखो, उसका चेक देखो, आपका चेक तो दमदार क्रेडिट हो रहा होगा, भरोसा करो आप इस बात का। फाइनली मैं यही कहूंगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो जानता नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिम्मेदारी लेता है उसे संसार की सारी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं। आप जिम्मेदारी लेकर के आप आगे बढ़ो, संसार की सारी शक्तियां आपको आशीर्वाद देने वाली हैं। जो नहीं आता आपको आ जाएगा, आपको लोग नहीं है आपको लोग भी मिल जाएंगे, आपको वो सारे के सारे सोर्स मिल जाएंगे। बस आप जिम्मेदारी लेकर के आपको आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं होती, आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो दिल से निभाइए। एक जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भाग रहे थे, हाथी भी भाग रहा था, शेर भी भाग रहा था, कुत्ते बिल्ली सब भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में नदी में से पानी लेके आती और आके आग में डालती, बार बार नदी में जाती, वहां से चोंच में पानी लाती, आकर के आग में डालती। तो एक बंदर ने उसको पूछा, क्या तेरी इस चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया बोलती है, मैं जानती हूँ मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन बंदर मामा एक बात ध्यान रखना, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कितना कर पाते हो, फर्क इससे पड़ता है आप कर क्या रहे हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप तमाशा देख रहे हो, आग लगाने का कारण बन रहे हो, या आग बुझाने का कारण बन रहे हो, आपको ये देखना। आप जिम्मेदारी लीजिए 5 चीजों की। सबसे पहली जिम्मेदारी लीजिए अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की। अगर गलतियां हम करेंगे तो सबक हमें ही लेना है, पड़ोसी नहीं सीखेगा। जिम्मेदारी लेनी होगी खुद को अच्छी आदत डालने की, किताब पढ़ने की हो, वीडियो सुनने की हो, योगा करने की हो, अपलाइन डाउनलाइन को कॉल करने की हो, ये आदत आपको खुद से डालनी होगी। जिम्मेदारी लेनी होगी अपने टैलेंट को बढ़ाने की। आपको कोई चीज नहीं आती, अपनी योग्यता को डेवलप करना है। मुझे नहीं आता था लैपटॉप चलाना, मुझे नहीं आता था आईफोन चलाना, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा पड़ोसी नहीं करेगा ये काम मेरे लिए, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से सीखना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेनी होगी अपने जीवन की, अपने खर्चे खुद से चलाने की, अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने की। और 5वीं और सबसे जरूरी बात, खुद को खुश रखने की। हमारी खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है, कपिल शर्मा की नहीं है तो तू जोक सुना और मैं खुश रहूंगा। आपको खुश रहना है, आप व्यक्तिगत रूप से वो कारण ढूंढिए कि कैसे आप खुश रह सकते हैं। वो रिमोट कंट्रोल आप अपने खुद के हाथ में रखिए, ऐसा मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। फाइनली एक ही बात बोलूंगा मैं, 4 स्तंभ हमने नेटवर्क मार्केटिंग के सुने हैं। पहला कंपनी, दूसरा सिस्टम, तीसरा अपलाइन, चौथा आप खुद। तो इस समय में, इस लॉकडाउन में कंपनी पूरी तरीके से फॉर्म में है। आप देखेंगे रोजाना 1000 डायमंड्स की मीटिंग हमारी कंपनी कर रही है, रोजाना हमारे डायरेक्टर्स हमारे बीच में आ रहे हैं और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सिस्टम पूरी तरीके से दमदारी के साथ में लगा हुआ है, फेसबुक से यूट्यूब से हमारे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अपलाइन हमारे पूरी तरीके से, मैं देख रहा हूं जो नॉर्मल दिनों में मेहनत नहीं करते थे उससे ज्यादा मेहनत अब कर रहे हैं। चौथा स्तंभ आप खुद हैं। आपसे जानना चाहता हूं, आप तैयार हैं इतिहास बनाने के लिए? आप में जोश है, आप में जुनून है, आप मीटर तानने के लिए तैयार हैं? तो आपको निकल के आना है अपनी जगह से, बढ़िया दमदारी के साथ इतिहास बनाना है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं यही कहूंगा, इस लॉकडाउन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, इतिहास बनाओ,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी श्री माधव सर का, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का।